जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग खान सर का जो पॉकेट जीके का बुक है उसका पॉलिटी सेक्शन कवर कर रहे थे लोग। तो इसमें आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है भारत का महान्यवादी जिनका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह कौन सा अधिकारी होता है? तो यह विधि अधिकारी होता है जो कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह एवं परामर्श देता है। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको निर्देशित करे या सौंपे। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यवादी पद की व्यवस्था की गई है। उसके बाद ये महान्यवादी की नियुक्ति देखते हैं लोग। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? महान्यवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है महान्यवादी की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यवादी नियुक्त कर सकता है। उसके बाद इनके कार्यकाल को देखते हैं लोग। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? अनुच्छेद 76(4) के अनुसार, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर कार्यरत रहता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए की जाती है। महान्यवादी का कार्यकाल अनिश्चित होता है। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा महान्यवादी का पद पे बने रहेंगे। वेतन एवं भत्ते। महान्यवादी के वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वह ऐसा पारिश्रमिक के प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे। उसे एक के संसद सदस्य की तरह ही सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि जो हमारे लोकसभा में संसद होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उन्हीं के तरह महान्यवादी को सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उसके बाद है इनके कार्य एवं शक्तियाँ। इनके कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं? यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी, यह संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल हो सकता है और बोल भी सकता है, परंतु इसे यानी कि उसे मत या वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। वह किसी भी न्यायिक कार्यवाही में भाग भी ले सकता है। महान्यवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल भारत के कानूनी सलाहकार होते हैं। जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं भारत के कानूनी सलाहकार होते हैं, जो अन्य विधि अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद नोट देखते हैं लोग कि भारत के प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम महान्यवादी MC सीतलवाड़ थे। कौन थे? MC सीतलवाड़ थे, जो 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963 तक इस पद पर रहे। वर्तमान में 16वें क्रम के R वेंकटरमणी भारत के महान्यवादी हैं और वर्तमान में तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। उसके बाद है भारत के महान्यवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अभी तक के कितने अटॉर्नी जनरल हुए हैं उनकी तालिका देखते हैं लोग। तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे? MC सीतलवाड़। इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1963 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद है दूसरे क्रम के CK दफ्तरी। इनका कार्यकाल 1963 से लेकर 1968 ईस्वी तक रहा था। तीसरे क्रम के थे अटॉर्नी जनरल नीरेन डे और इनका कार्यकाल 1968 से लेकर 1977 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद है MV गुप्ते का कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 ईस्वी तक रहा था। LN सिन्हा, 5वें क्रम के महान्यवादी LN सिन्हा थे, जिनका कार्यकाल 1979 से लेकर 1983 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद है छठे क्रम के पराशरन, जिनका कार्यकाल 1983 ईस्वी से लेकर 1989 ईस्वी तक रहा था।
7वें क्रम के सोली जे सोराबजी जिनका सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था और 1989 से लेकर 1990 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। 8वें क्रम के भारत के महान्यायवादी जी रामास्वामी थे जिनका कार्यकाल 1990 से लेकर 1992 ईस्वी तक रहा था। मिलन के बनर्जी, इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1996 ईस्वी तक रहा था। अशोक देसाई का कार्यकाल 1996 से लेकर 1998 ईस्वी तक रहा था। सोली सोराबजी का कार्यकाल फिर से बने थे 1998 से लेकर 2004 ईस्वी तक रहा था। मिलन के बनर्जी 12वें क्रम के महान्यायवादी बनाए गए थे, इनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2009 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद है गुलाम ई वाहनवती, इनका कार्यकाल 2009 से लेकर 2014 ईस्वी तक रहा था। मुकुल रोहतगी का कार्यकाल 2014 से लेकर 2017 तक था। 15वें क्रम के भारत के महान्यायवादी कौन थे? तो के वेणुगोपाल भारत के 15वें क्रम के महान्यायवादी थे जिनका कार्यकाल 30/6/2017 से लेकर 30/9/2022 तक रहा था। उसके बाद 16वें क्रम के आर वेंकटरमणी हैं। भारत के 16वें क्रम के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी, जिनका कार्यकाल 1/10/2022 से लेकर अभी तक वर्तमान में यही हैं। महान्यायवादी महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि महान्यायवादी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। किनके द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यह पूरे भारतीय न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, यानी कि निजी भी अपना न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस भी कर सकता है और भारतीय न्यायालयों में भारत सरकार का भी पक्ष रख सकता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध सुनवाई नहीं कर सकता है। इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं जो न्यायिक सलाहकार होते हैं। जो क्या होते हैं? न्यायिक सलाहकार होते हैं। राज्य सरकारों को विधि सहायता या परामर्श देने के लिए अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह एवं परामर्श देता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। यानी कि जैसे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं, उसी तरह महाधिवक्ता जो होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद पे बने रहते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, इनका वर्णन अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक के इनका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति व राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। संक्षेप में इसे महालेखा परीक्षक कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग का अध्यक्ष होता है। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वह भारत के लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग का अध्यक्ष होता है। यह भारतीय वित्त का संरक्षक एवं रखवाला है। यह लोकहित का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्त व्यवस्था का नियंत्रक भी है। वह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया भी होता है। उसके दायित्व विधि या विनियामक, औचित्य, लेखा शिक्षण, दक्षता सह निष्पादन, लेखा परीक्षण व व्यवस्था लेख परीक्षण के रूप में है। इसके अंकेशन की प्रकृति अर्ध न्यायिक भी मानी जाती है। इसके अंकेशन की प्रकृति क्या मानी जाती है? अर्ध न्यायिक भी मानी जाती है। यह संघ एवं राज्यों के संपूर्ण वित्त पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उसे संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है। यह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान एवं संसद के कानून को अक्षुण्ण बनाए रखता है।
उसके बाद है नोट पॉइंट देखते हैं लोग। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए प्रहरी यानी कि वॉच डॉग और लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र एवं मार्गदर्शक और लोक विधि का अभिभावक कहते हैं। जो नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वॉच डॉग भी कहा जाता है, और लोकलेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र और मार्गदर्शक और लोक विधि का अभिभावक भी इसे कहते हैं। नियुक्ति देखते हैं लोग। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा दी जाएगी। वर्तमान में जून 2023 गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। यानी कि अभी वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। हटाना यानी कि इन्हें किस तरह हटाया जा सकता है उसकी प्रक्रिया देखते हैं लोग। अनुच्छेद 148(1) में कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उसके बाद है कार्यकाल। इनके कार्यकालों को देखते हैं लोग। इसका कार्यकाल 6 वर्ष से अथवा 65 वर्ष तक की आयु यानी कि इनमें से अगर जो पहले आता है उसके आधार पर इनका कार्यकाल तय किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष से अथवा 65 वर्ष तक की आयु जो पहले होता है। त्यागपत्र। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सौंपता है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। उसके बाद है अंकेक्षण प्रतिवेदन। अनुच्छेद 151 के अंतर्गत कैग यानी कि CAG केंद्र सरकार का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपति को और राज्यों का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। केंद्र में यह राष्ट्रपति को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सौंपता है और राज्यों का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। राष्ट्रपति यह प्रतिवेदन संसद के समक्ष और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। नोट में देखते हैं लोग, वह अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। वह भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि और संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधि जहां ऐसी निधियां हैं, आकस्मिकता निधि और लोकलेखा से संबंधित सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करता है। वह संघ और राज्यों के लेखों आय व्यय की संपरीक्षा यानी कि ऑडिट करेगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्व का निर्धारण, संग्रहण और आवंटन उचित प्रक्रिया और नियमानुसार किया गया है। वह प्रत्येक खर्च की वित्तीय आलोचना करता है और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर उचित कार्रवाई की अनुशंसा करता है। अनुच्छेद 151 के अंतर्गत वह अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को और राज्य के मामले में राज्यपाल को सौंपता है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार वह केंद्र सरकार के लेखों के संबंध में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 लेखा परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पहला रिपोर्ट होता है विनियोजन लेखों पर, ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद दूसरा है वित्त लेखों पर, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट। तीसरा है लोक उपक्रमों पर, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के पटल पर रखते हैं। संसद इस रिपोर्ट को लेखा समिति को सौंप देती है। यह समिति इन रिपोर्टों की जांच करती है। उसके बाद है अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। उसके बाद है अगला टॉपिक हम लोग का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनकी तालिका दी गई है, उन तालिकाओं को देखते हैं लोग कौन कौन से अभी तक हुए हैं। तो पहले क्रम के कौन थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? भी नरहरि राव। इनका कार्यकाल 1948 से लेकर 1954 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद है A.K. चंद, इनका कार्यकाल 1954 से लेकर 1960 तक रहा था। A.K. राय, इनका कार्यकाल
1960 से लेकर 1966 ईस्वी तक रहा था। एस रंगनाथन का कार्यकाल 1966 से लेकर 1972 तक रहा था। ए बख्शी का कार्यकाल 1972 से लेकर 1978 ईस्वी तक रहा था। ज्ञान प्रकाश का कार्यकाल 1978 से लेकर 1984 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद है टी एन चतुर्वेदी का कार्यकाल 1984 से लेकर 1990 ईस्वी तक रहा था। सी एस सौम्या का कार्यकाल 1990 से लेकर 1996 ईस्वी तक रहा था। वी के शुंगलू का कार्यकाल 1996 से 2002 तक रहा था। बी एन कॉल का कार्यकाल 2002 से लेकर 2008 तक रहा था। उसके बाद है विनोद राय का कार्यकाल 2008 से लेकर 2013 तक रहा था। शशिकांत शर्मा का कार्यकाल 2013 से लेकर 2017 तक रहा था। राजीव महर्षि का कार्यकाल 2017 से लेकर 7 अगस्त 2020 तक रहा था। अभी 14वें क्रम के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कभी कभी क्रम भी पूछ देता है एग्जाम में। गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका कार्यकाल 8 अगस्त 2020 से लेकर अभी निरंतर यानी कि वर्तमान में यह पद पर धारण किए हुए हैं। अब अगला लेसन का नाम है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अनुच्छेद देखते हैं लोग, किस अनुच्छेद में किससे बातों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की चर्चा की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की चर्चा की गई है। 127 अनुच्छेद 127 में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की चर्चा अनुच्छेद 128 में की गई है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता अभी निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 131 का क को निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 131 के क को निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालयों से सिविल विषय से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीलीय अधिकारिता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 134 में डांडिक विषय में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की चर्चा है। अनुच्छेद 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 में विधान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। उसके बाद अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 139 में कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 के क में कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 140 में। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि या सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश की चर्चा अनुच्छेद 142 में की गई है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से यानी कि परामर्श राष्ट्रपति कर सकते हैं। यह चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना।
अनुच्छेद 144 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम आदि की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक के तथा व्यय की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 147 में निर्वाचन की चर्चा की गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है उच्चतम न्यायालय का गठन, यानी कि इसका गठन कैसे किया जाता है उसको देखते हैं लोग। मूलतः संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 यानी कि 7+1 मुख्य न्यायाधीश सहित थी। यानी कि जब उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था या संविधान में यानी कि मूल रूप से कितने न्यायाधीशों की संख्या का वर्णन किया गया था तो 8 है। संसद द्वारा अब तक 4 बार इनकी संख्या में वृद्धि की गई है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद द्वारा अब तक के न्यायाधीशों की संख्या में कितनी बार वृद्धि की गई है तो 4 बार। अंतिम वृद्धि वर्ष 2019 में की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 34 से कर दी गई। यानी कि 33 से +1 एक मुख्य न्यायाधीश और 33 से न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है, 33+1 है। संसद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा तो सकती है लेकिन घटा नहीं सकती है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संसद है न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा तो सकती है बट घटा नहीं सकती है। उसके बाद अगला टॉपिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 124 के 2 में इसकी चर्चा की गई है। पीछे सारे हम लोग ये जितने सारे अनुच्छेद पढ़े हैं अब उसका वर्णन व्याख्यात्मक रूप से किया गया है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम पद्धति के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है जिनसे वह परामर्श करना उचित समझे, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति व मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। नियुक्ति की कोलेजियम व्यवस्था। अब एक कोलेजियम व्यवस्था क्या होती है उसको देखते हैं लोग। उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। कोलेजियम को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां एवं तबादलों का अधिकार होता है। कॉलेजियम की व्यवस्था 6 अक्टूबर 1993, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेजियम की व्यवस्था 6 अक्टूबर 1993 को मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा के नेतृत्व वाली खंडपीठ के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अगला टॉपिक है। केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम पद्धति के स्थान पर वर्ष 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति NJAC आयोग बनाया गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ये वाद का नाम है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 16 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा इस आयोग को अभिखंडित यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद देखते हैं लोग भारत में न्यायपालिका किस प्रकार है। एकीकृत व्यवस्था है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं तो 1 है, उच्च न्यायालय 25 हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय प्रत्येक जिला में 1 होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय ये सब इसके जैसे सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर हो गया, उसके नीचे आते हैं उच्च न्यायालय के बाद आते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। उसके बाद आते हैं मुंसिफ न्यायालय, प्रत्येक जिले में 1 होते हैं। उसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय, ये भी प्रत्येक ब्लॉक में 1 होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति देखते हैं लोग। SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श से सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। इस परंपरा का 2 बार उल्लंघन 1973 और 1977 में हुआ है। उसके बाद देखते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि अनुच्छेद 126 में इसका
चर्चा किया गया है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श से, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे। मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना आवश्यक है। उसके बाद योग्यता देखते हैं लोग। योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष, कम से कम कितने वर्ष, 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। अभी तक इस आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है, यानी कि अभी तक 10 वर्ष से वकील के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है। या राष्ट्रपति के विचारानुसार सम्मानित न्यायवादी हो, न्याय का अच्छा जानकार हो। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के नज़र में यानी कि विचारानुसार सम्मानित न्यायवादी हो। नोट देखते हैं लोग। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु उल्लेखित नहीं है, यानी कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 124 का 6 में, अनुच्छेद 124 का 6। सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इससे कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। यानी कि न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष इनकी शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद एक कार्यकाल देखते हैं लोग। संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि कितने वर्ष, यानी कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है इनके कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 124(2) 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 124(2) में वर्णन किया गया है कि 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, यानी कि न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि संसद की सिफारिश पर इन्हें हटाया भी जा सकता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। न्यायाधीश को हटाना अनुच्छेद 124 के 4 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 के 4 में किया गया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश से जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। हटाए जाने का प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में या 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं या इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो अध्यक्ष या सभापति को इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। इस समिति में शामिल होना चाहिए, कौन कौन शामिल होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायवादी। यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3, कितना तिहाई, 2/3 यदि राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देता है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। यह रोचक है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। पहला एवं एकमात्र महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी रामास्वामी 1991 से 1993, इनका कार्यकाल 1991 से लेकर 1993 तक का है। यद्यपि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया पर उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका क्योंकि वह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। उस समय कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई थी। वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं अनुच्छेद 125 में इसका वर्णन किया गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,80,000 रुपया प्रतिमाह व अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपया प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है।
न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। उसके बाद है तथार्थ न्यायाधीश, अनुच्छेद 127। तथार्थ न्यायाधीश की चर्चा किसमें की गई? तो अनुच्छेद 127 में। जब भी कभी कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसको अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 127 के अनुसार ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है। इस प्रकार नियुक्ति किए गए न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों सभी अधिकारिता शक्तियाँ और विशेषाधिकार तब तक प्राप्त होंगे जब तक कि वह इस पर आसीन है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होना, अनुच्छेद 128। उच्चतम न्यायालय का स्थान, अनुच्छेद 130 में इसकी चर्चा की गई है। उच्चतम न्यायालय का स्थान, अब इसको देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का स्थान, संविधान के उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया है। कहाँ पे किया गया है? दिल्ली घोषित किया गया है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त करें, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। यह व्यवस्था वैकल्पिक है, ना कि अनिवार्य। भारत के न्यायाधीशों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं लोग। भारत के न्यायाधीशों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया थे। भारत के वर्तमान यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? D.Y. चंद्रचूड़। अभी ये बदल गए हैं, अभी संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना है। उसके बाद देखते हैं लोग उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, यहाँ पे महिला होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। इनका 96 वर्ष की आयु में देहांत 23 नवंबर 2023 को हो गया, जो कि तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी थी। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश H.S. कपाड़िया थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.S. कपाड़िया थे। सबसे लंबी अवधि तक यानी कि 7 वर्ष 4 माह 20 दिन तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले न्यायमूर्ति Y.B. चंद्रचूड़ थे, 16वें क्रम के। यह किस क्रम के न्यायाधीश थे? मुख्य न्यायाधीश थे, तो 16वें क्रम के थे। सबसे कम समय, उसके बाद है सबसे कम समय यानी कि 17 दिन तक मुख्य न्यायाधीश पद पर कमल नारायण के.एन. सिंह 22वें क्रम के रहे। उसके बाद है भारत के 11वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश M. हिदायतुल्लाह एकमात्र न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका कार्यकाल देखते हैं लोग, तो 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 1969 तक रहा था और 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहे। उसके बाद है इंदु मल्होत्रा देश की एकमात्र महिला अधिवक्ता है जो सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? तो 3। हेमा कोहली, बीबी नागरत्ना और बेला त्रिवेदी। बीबी नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। बीबी नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी। शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार, अगला टॉपिक है शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक के एकमेव क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक एवं एकमय क्षेत्राधिकार सौंपता है, अर्थात इस मामले पर किसी अन्य न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं लोग, केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, केंद्र राज्य विवाद। दूसरा है केंद्र व राज्यों का एक तरफ होना तथा एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, केंद्र प्लस राज्य एवं अन्य राज्यों के साथ विवाद है। उसके बाद है राज्य विवाद, राज्यों के मध्य आपसी विवाद। ध्यातव्य है कि इसमें केंद्र व शासित प्रदेश, केंद्र शासित क्षेत्रों के बीच विवाद का उल्लेख नहीं है, यानी कि
इसमें केंद्र और केंद्र शासित क्षेत्रों के बीच का विवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखते हैं लोग ये क्या होता है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, किंतु इस पर उसका एकाधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी कार्यवाही कर सकते हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय भी करता है और उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट। उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 में इसकी चर्चा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय को सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अपीलीय अधिकार को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो 3 भागों में। नोट, सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोर्ट मार्शल के न्यायालय होते हैं उसके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील, अनुच्छेद 136 का प्रयोग विशेष या असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। उसके बाद तीसरा देखते हैं लोग, परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को दो प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। पहला है कि सार्वजनिक महत्व के मामले पर जिसमें विधिक प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रश्नविदा आदि मामले पर विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देना अनिवार्य है। यह जो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श होता है, दूसरा में यह परामर्श देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये जितने सारे परामर्श लिए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, उससे परामर्श को राष्ट्रपति मानने से क्या होता है, बाध्य नहीं होता है, मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। उसके बाद अभिलेख न्यायालय, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। पहला शक्ति है साक्ष्य के रूप में उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं कार्यवाही के संचालन को सर्वकालिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा किसी भी न्यायालय में इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद है अवमानना हेतु दंडे। उच्चतम न्यायालय को न्यायालय के अवमानना हेतु दंडित करने का भी अधिकार है। 1991 से उच्चतम न्यायालय ने यह शक्ति उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय व पंचायतों को भी प्रदान किया है। मौलिक अधिकारों का रक्षक, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसको देखते हैं लोग। इसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर है तथा इस हेतु वह विभिन्न प्रकारों के रीट यथा जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है। उसके बाद है न्यायिक के पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 137 में इसकी चर्चा की गई है। यह संकल्पना अमेरिका से ली गई है। यह संकल्पना कहाँ से ली गई है, न्यायिक समीक्षा की, तो अमेरिका से ली गई है। संविधान में न्यायिक के पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु अनुच्छेद 137 न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है? न्यायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना, इसका मतलब होता है। और यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो न्यायालय इसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है या रद्द भी कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की मूलभूत विशेषता है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? संविधान की मूलभूत विशेषता है। अतः संसद द्वारा संविधान संशोधन करके इसमें कटौती या इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। IR कोएलो वाद 2007, इसको देखते हैं लोग। यह वाद किस प्रकार का था? इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। न्यायालय के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद
9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि उससे मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 एवं संविधान के आधारभूत संरचना का हनन होता है तो। उसके बाद है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। भारत में यह 1970 के दशक में आया। भारत में यह कब लाया गया था? तो 1970 के दशक में लाया गया था, जिसकी नींव रखने का श्रेय न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति P.N. भगवती, न्यायमूर्ति D.A. देसाई व न्यायमूर्ति O. चिन्नप्पा रेड्डी को है। न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य है, न्यायिक के सक्रियता से क्या तात्पर्य है उसको देखते हैं लोग। न्यायपालिका का अपनी परंपरागत भूमिका से आगे बढ़कर नागरिक अधिकारों की रक्षा व सामाजिक न्याय में वृद्धि हेतु कार्य करना या सक्रियता दिखाना, इसे न्यायिक के गतिशीलता भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे न्यायिक के गतिशीलता भी कहते हैं। न्यायिक के सक्रियता और जनहित याचिका यानी कि PIL, जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है। इस प्रकार यह न्यायिक सक्रियता का सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप है। जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म भी कई सारे एग्जाम में भी पूछ चुका है, तो यह भी स्टार पॉइंट लगाएंगे। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1979-80 में हुई थी। मूलतः इसका विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ, यानी कि मूल रूप से इसका विकास कहाँ पे हुआ है? तो अमेरिका में। सामान्यतः केवल वही व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो या जो पीड़ित हो, किंतु 1979 में इस अवधारणा में बदलाव हुआ तथा न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरे लोगों ने दाखिल किया था। चूँकि यह मामला जनहित से संबंधित था, अतः इसे जनहित याचिका का नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया? तो जनहित याचिका नाम दिया गया। जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित या कल्याण से जुड़े विषयों जैसे पर्यावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु या ऐसे व्यक्ति जो निर्धनता, अज्ञानता आदि के कारण न्यायालय तक जाने में असमर्थ हैं, तो कोई भी उसकी तरफ से जनहित याचिका दायर कर सकता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ये क्या होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों से गठन किया गया। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित करके कैट का गठन किया गया। उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैट का अध्यक्ष होता है। उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैट का अध्यक्ष होता है, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 16 उपाध्यक्ष व 49 सदस्य न्यायिक व प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के व्यक्ति होते हैं। उसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया ताकि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए निम्न स्तर पर आयोग गठित किए गए हैं, जिसमें पहला है जिला स्तर, जिला फोरम 20 लाख तक के विवाद। दूसरा है राज्य स्तर, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के विवाद। उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ से ज़्यादा तक के विवाद, यानी कि जिला स्तर के न्यायालयों में कितने तक के विवाद जा सकते हैं? तो 20 लाख के तक के विवाद हैं, तो जिला स्तर पे इसे देखा जाएगा। उसके बाद है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच है, तो राज्य स्तर पर इसे देखा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक के विवाद। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का तालिका दिया गया है, उसको देखते हैं लोग। तो सबसे पहले क्रम के कौन थे? हीरालाल जे कानिया मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 26/1/1950 से लेकर 6/11/1951 ईस्वी तक रहा था। दूसरे क्रम के एम पतंजलि शास्त्री थे, जिनका कार्यकाल 7/11/1951 से लेकर 3/1/1954 ईस्वी तक रहा था। 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े, जिनका कार्यकाल 2019 से लेकर 2021 तक रहा था। 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना थे, जिनका कार्यकाल 2021 से लेकर 2022 ईस्वी तक रहा था। 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित थे, जिनका कार्यकाल 2022 से लेकर 2000 यानी कि 27/8/2022 से लेकर 8/11/2022 तक रहा था।
50वें क्रम के थे DY चंद्रचूड़। 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? DY चंद्रचूड़। 9/11/2022 से अभी वर्तमान में इनका कार्यकाल पूरा हुआ है और इनके स्थान पे यानी कि 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना बने हैं।